जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि बिहार स्टेट में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 26 फरवरी 2020 को बिहार स्टेट का जो पेपर हुआ था और उसमें जो जूलॉजी का सवाल पूछा गया था दोस्तों पेपर 2 में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल? निम्न में से कौन सा जीव अमर है? अमर जीव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव जो है इमोर्टल है यानी अमर है। राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा कैसा है दोस्तों? तो यह इमोर्टल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अमीबा एक अमर जीव है यानी इमोर्टल है। अमीबा एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर है जीव है जो प्रायः धीमी गति से बहने वाले जैसे नदियों और झीलों तथा तालाबों में पाए जाते हैं। इसमें अपना आकार बदलने की भी क्षमता पाई जाती है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। इसकी जो है सर्वप्रथम खोज जर्मनी के एक प्रकृतिवादी ऑगस्ट जोहान रोसेल वॉन रोसेनहॉफ ने एक नमूने के रूप में की थी। आपने पढ़ा होगा 5 क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, किसके द्वारा दिया गया था? तो आर एच विटेकर के द्वारा यह दिया गया। तो आपको बताना है कि अमीबा जो है वह किस कैटेगरी में आता है। क्या वो मोनेरा में आता है, या प्रोटिस्टा में आता है, या प्लांटी में आता है, या एनिमेलिया में आता है, या फंजाई में आता है? तो आपको बताना है कि यह किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 10 टेकल्स ऑफ हाइड्रा आर। हाइड्रा का स्पर्शक है, तो याद रखना है हाइड्रा का जो स्पर्शक है यानी 10 टेकल्स है वो कितना है? तो यह इसकी संख्या है 8 यानी 8। राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो हाइड्रा में लगभग 6 से 10 खोखला स्पर्शक यानी 10 टेकल्स पाए जाते हैं जो मुंह के द्वार को घेरे रहते हैं। हाइड्रा के स्पर्शक गमन और सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा फाइलम का एक उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है। हाइड्रेट जो हाइड्रा है वह किस फाइलम का है? तो याद रखना है सिलेंट्रेटा। इस समूह में रेडियल समरूपता इंपॉर्टेंट है। इस समूह का फाइलम जो है सिलेंट्रेटा फाइलम का, आपको याद रखना है क्या क्या इसकी विशेषता है। तो रेडियल समरूपता इसमें पाया जाता है। एक गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा इसमें पाया जाता है। निमेटोसिस्ट नामक चुभने वाली कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये सब इसके गुण हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि फैसियोला हेपाटिका अकर्स इन। हिपैटिका अकर्स इन यानी फैसियोला हिपैटिका रहता है। तो ये फैसियोला हिपैटिका कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है लिवर ऑफ शिप में, यानी भेड़ के यकृत में फैसियोला हिपैटिका रहता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फैसियोला हिपैटिका भेड़ के यकृत यानी लिवर में रहता है। यह फैसियोलासिस परजीवी संक्रमण का कारण बनता है जिससे इसे सामान्य लिवर फ्लूक या भेड़ लिवर फ्लूक के रूप में जाना जाता है। यह जो है ट्रिमेटोडा फाइलम यानी प्लेटीहेल्मिन्थस वर्ग का एक परजीवी ट्रिमेटोड है। यह मनुष्यों सहित विभिन्न स्तनधारियों के यकृतों यानी लीवर को क्या करता है दोस्तों? संक्रमित करता है। नेक्स्ट है कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेशम जो है प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम जो प्राप्त किया जाता है यह प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरिस से। याद रखना है कि रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बॉम्बिक्स मोरिस से यह प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो रेशम जो है बॉम्बिक्स मोरिस से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून, क्या है कोकून? तो अंडे से कीट बनने के बीच की स्थिति है से प्राप्त होती है, जो सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और इसे मलबेरी सिल्क कहा जाता है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना क्या है दोस्तों? रेशा है, जिससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्न में से किसमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? तो यह देखने को मिलेगा आपको तिलचट्टा में, यानी पेरिप्लेनेटा में आपको देखने को मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुली परिसंचरण तंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो पेरिप्लेनेटा जो कॉकरोच का क्या है वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी याद रखना है कि कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा संघ जो है ऑर्थोपोडा से ये संबंधित है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि कॉकरोच किस फाइलम के अंतर्गत आता है, किस संघ के अंतर्गत आता है, तो ऑर्थोपोडा से यह संबंधित है, जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अन्य सभी में बंद रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है। यहाँ रक्त बंद वाहिकाओं के भीतर प्रवाह करता है। हीरू डिनेरिया यानी जोंक, ऑक्टोपस और फेरेटिमा यानी क्या नाम है इसका, केचुआ, केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा। संघ जो है एनिलिडा और मोलस्का से यह संबंधित है, जिनकी परिसंचरण प्रणाली बंद होती है। पेरिप्लेनेटा में हीमोलिम्फ रक्त के समान एक तरल पदार्थ है जो सीधे अंगों और ऊतकों से क्या होता है दोस्तों, मिलता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिएटेड आरबीसी अकर्स इन, न्यूक्लिएटेड लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो यह किस में होता है न्यूक्लिएटेड आरबीसी, तो यह होता है दोस्तों फ्रॉग में यानी मेढक में। तो न्यूक्लिएटेड यानी केंद्रीय लाल रक्त कोशिकाएं मेढक में पाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। स्तनधारियों यानी मनुष्य, चूहा, खरगोश, ये सब क्या है, स्तनधारी हैं, मैमल्स है, में केंद्रक की कमी होती है। लेकिन उभयचर यानी उभयचर में आप ले सकते हैं मेढक को, यह केंद्रक युक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मस्तिष्क की उत्पत्ति है। तो मस्तिष्क की जो उत्पत्ति है वो क्या है, तो यह इक्टोडर्म यानी बाह्य जन स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मस्तिष्क की उत्पत्ति जो है बाह्य जन स्तर यानी इक्टोडर्मल से होती है। एक्टोडर्म जो होता है टू न्यूरल एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट को जन्म देता है, जो बाद में मस्तिष्क और क्या है, रीढ़ की हड्डी और परिधीय तंत्रिकाओं यानी जो आप हिंदी में क्या करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, तंत्रिकाओं को क्या करता है, जन्म देता है। एंडोडर्म यानी अंतर जन स्तर जो होता है क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और श्वसन प्रणाली की परत को क्या करता है, यह जन्म देता है। तो ये हो गया एक्टोडर्म मस्तिष्क का, और एंडोडर्म किसका हो गया, श्वसन प्रणाली और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बोमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, बोमेन ग्रंथि पाई जाती है। तो बोमेन्स जो ग्रंथि पाया जाता है वो ऑल्फैक्टरी किस में पाया जाता है, एपिथेलियम में पाया जाता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है बोमेन्स ग्लैंड यानी घ्राण उपकला में। तो बोमन ग्रंथि अथवा घ्राण ग्रंथि घ्राण उपकला में पाई जाती है। बोमन ग्रंथि नाक गुहा के घ्राण क्षेत्र के श्लेष्म यानी श्लेष्म का अर्थ होता है म्यूकस झिल्ली में स्थित शाखा युक्त ट्यूबलो एल्वियोर ग्रंथियों में से क्या है, एक है। ये ग्रंथियां घ्राण उपकला को नम करने और गंध युक्त गैसों को घोलने के लिए बलगम पैदा करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि मैमेलियन प्लासेंटा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, स्तनी अपड़ा का निर्माण होता है। तो मैमेलियन प्लासेंटा का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना है कोरियन एलेंटोसिस से यानी जरायु अपड़ा पोशिका से इसका निर्माण होता है, स्तनी अपड़ा का यानी मैमेलियन प्लासेंटा का। स्तनी अपड़ा का जो निर्माण है जरायु अपड़ा पोशिका यानी कोरियन एलेंटोसिस से होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो भ्रूण और मां के शरीर के बीच पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति यह देता है। नेक्स्ट है कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट, खरगोश का दंत सूत्र क्या है। तो खरगोश का जो दंत सूत्र होता है आपको याद रखना है, यह क्या होता है, तो यह होता है 2023/123। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है, सी नहीं होगा, ए कर लीजिए इसको। 2023/1023 जो होगा यह रैबिट का क्या है, डेंटल फॉर्मूला है। वयस्क मनुष्य का दंत का सूत्र भी आपको याद रखना है 2123 डिवाइड बाई 2123, ठीक है। और यहां पर क्या याद रख सकते हैं आप कि जीवो मुक्त 4 तरह के दांत, एक होता है कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्र चवर्णक होता है और चवर्णक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्कवरी ऑफ ट्रांसपोजन इज रिलेटेड विथ, परांत रेख का आविष्कार संबंधित है। यानी ट्रांसपोजन किससे रिलेटेड है, प्रांतक का आविष्कार संबंधित किससे, ये आपसे पूछा गया, तो ये संबंधित है बारबरा मैकक्लिनटोक से संबंधित है ये।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रांत रेख का आविष्कार जो है बारबरा मैक्लिंटोक से संबंधित है, जिसके लिए इन्हें जो है 1983 में शरीर विज्ञान और चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रांतिक मतलब ट्रांसपोजन को जंपिंग जीन भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि जंपिंग जीन किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ट्रांसपोजन को, जो डीएनए के एक अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट है कि रिसर्चर हिमसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ, शोधकर्ता स्वयं एक स्रोत है। तो याद रखना है यह कैसा स्रोत है, तो यह प्राइमरी स्रोत है शोधकर्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शोधकर्ता स्वयं एक प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक डेटा से तात्पर्य शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए गए प्रत्यक्ष डेटा से है। द्वितीयक डेटा का अर्थ क्या है, पहले किसी अन्य द्वारा एकत्र किया गया डेटा। सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन, प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार आदि। नंबर ऑफ सब यूनिट्स इन अ माइक्रोट्यूबल इज, एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या होती है। तो याद रखना है कि एक सूक्ष्म नलिका में उप इकाइयों की संख्या कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है 2। तो सूक्ष्म नलिका कोशिका के साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, जो कोशिका के आकार और संरचना को बनाए रखने और अंगों को जगह पर रखने के लिए जिम्मेदार है। सूक्ष्म नलिकाएं 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती हैं, जो आगे ट्यूबोलिन नामक सब यूनिट से बनी होती है। एक सूक्ष्म नलिकाओं में उप इकाइयों की संख्या 2, वो कौन कौन सा आता है, तो अल्फा एवं बीटा होती है। नेक्स्ट है कि विच वन इज नॉट अ लर्न बिहेवियर, सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है। तो याद रखना सीखा हुआ व्यवहार कौन सा नहीं है, तो रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्त जो है वह एक लर्न बिहेवियर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सीखा हुआ व्यवहार जन्मजात व्यवहार से भिन्न होता है। जन्मजात व्यवहार आनुवांशिक रूप से कठोर होता है और बिना किसी पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण के किया जाता है। प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स किसी उत्तेजना के प्रति एक अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया है, जिसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूते ही बिना सोचे समझे हम क्या कर लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो ये इसके लिए हमें कहीं से सीखना नहीं पड़ता है। तर्कशीलता क्या है, तो तार्किक रूप से सोचने और पिछले ज्ञान और अनुभव के आधार पर समस्याओं को हल करने की क्षमता ही है। ट्रॉपिज्म क्या है, तो किसी पौधे का प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण या किसी उद्दीपक का आकर्षण होता है। अनुचलन यानी टैक्सिस क्या होता है, तो एक गति व्यवहार है जिसमें किसी उत्तेजना की ओर या उससे दूर गति, जैसे गर्म उत्तेजना करना, इसमें क्या होता है दोस्तों, शामिल होता है। पेप्टिडोग्लाइकेंस आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट इन, पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है, किसका है यह, तो याद रखना है यह जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक जो है मेजर कंपोनेंट है, आप ऐसा कह सकते हैं सेल वॉल। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है, तो यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो है एक प्रमुख कोशिका भित्ति अवयव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन सवाल भी है। तो पेप्टिडोग्लाइकेंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेंस की मोटी परत होती है, जो क्रिस्टल वायलेट रंग को बरकरार बनाए रखती है। यह क्या करता है, तो स्टेनिंग के समय देखा जाता है, तो यह भी याद रखना है आपको। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, प्रमुकुलन निर्माण एक अंश है। तो ब्लास्टेमा जो फॉर्मेशन है किसका एक पार्ट है, तो याद रखना पुनर्जन्म का यानी रीजनरेशन का क्या है, एक अंश है यानी पार्ट है। तो ब्लास्मेटा जो है यानी प्रमुकुलन निर्माण पुनर्जन्म का एक अंश है। पुनर्जनन पौधों और जानवरों में क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और यहां तक कि पूरे शरीर के अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए या पुनर्स्थापित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया। और यह किस में होता है, रीजनरेशन कहाँ कहाँ होता है, आइए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, मनुष्य का यकृत, यह भी रीजनरेशन का कार्य करता है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि विच एमिनो एसिड इज डिराइव्ड हार्मोन, एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, तो याद रखना है यह कौन कौन सा है व्युत्पन्न, तो थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रिन है और मेलाटोनिन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी के सभी जो है डिराइव्ड हार्मोन हैं, ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, डिराइव्ड हार्मोन है। और ये कैसा है, तो सभी एमिनो एसिड है। तो थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन अमीनो अम्ल जो है व्युत्पन्न हार्मोन है
अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन ऐसे यौगिक हैं जो अमीनो अम्ल से अमीनो समूह, कार्बोक्सिल समूह या केंद्रीय परमाणु से जुड़े किसी भी समूह को प्रतिस्थापित या हटाकर प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कैल्सिट्रियल इज, कैल्सिट्रियल है तो कैल्सिट्रियल क्या है, तो कैल्सिट्रियल है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, इसे कहा जाता है कैल्सिट्रियल। 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल को हम लोग कैल्सिट्रियल कहते हैं। ये यहाँ पर दिया गया और ये क्या है, एक प्रकार का दवा है जो किडनी की बीमारी के कारण होने वाले कैल्शियम स्तर का क्या करता है, इलाज करता है। कैल्सिट्रियोल हमारे शरीर में कैल्शियम यानी विटामिन डी की मात्रा बढ़ाता है तथा पैराथायरॉयड स्तर को नियंत्रित करने में भी क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। नेक्स्ट है कि टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, वर्गीकी के अंतर्गत आता है। तो वर्गीकी के अंतर्गत यानी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमिनक्लेचर यानी पहचान, वर्गीकरण और नामकरण, सभी इसके अंतर्गत आता है टैक्सोनॉमी यानी वर्गी के अंतर्गत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वर्गीकी में पहचान, वर्गीकरण और नाम की प्रक्रियाएं शामिल है। पहचान में व्यक्तिगत जीवों को पहचाना और उनका नामकरण शामिल है। वर्गीकी उन्हें समानता के आधार पर पदानुक्रमित समूह में व्यवस्थित करता है और नामकरण इन समूहों को मानकीकृत नाम प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि द टर्म एंटीबायोटिक वाज क्वाइंड बाय, एंटीबायोटिक शब्द प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो शब्द है प्रतिपादित किया गया था सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा। एंटीबायोटिक शब्द याद रखना है, एंटीबायोटिक शब्द जो प्रतिपादित किया गया था सेल्मन वॉक्समैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कब प्रतिपादित किया गया था, तो 1942 में किया गया था। जबकि पूछा जाए कि एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक की खोज कब किया गया था, तो सर्वप्रथम इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब, 1920 में। एंटीबायोटिक क्या है, तो एक जीवित जीव द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ है। आमतौर पर एक सूक्ष्म जीव है जो अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक होता है। एंटीबायोटिक का उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। वे जीवाणु को मारते हैं या उन्हें प्रजनन और फैलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेलियोमेट फाइलम, निम्न में से कौन अगुहिक संघ है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर मेरा दिक्कत हो रहा हो दोस्तों इंग्लिश में, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है दोस्तों जूलॉजी नहीं है और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले हों उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो थोड़ा आप मैनेज कर लें। तो वो रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेलियोमेट फाइलम, यानी निम्न में से कौन अगुहिक संघ है। तो याद रखना है पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये सभी के सभी क्या है, अगुहिक संघ है यानी एसेलियोमेट फाइलम है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस क्या है, तो ये एसेलियोमेट फाइलम है दोस्तों। तो पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस अगुहिक यानी एसेलियोमेट संघ है। अगुहिक एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में तरल पदार्थ से भरी गुहा नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आर्की मोलस्क इज आर्की मोलस्क है। तो आर्की मोलस्क क्या है, तो यह हाइपोथेटिकल मोलस्क है यानी काल्पनिक मोलस्का को क्या कहा जाता है, आर्की मोलस्क कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आर्की मोलस्क एक काल्पनिक समूह है और यह किसी विशिष्ट मोलस्क वर्ग से मेल नहीं खाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर जो है मोलस्क के विकास और वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया जाता है जो एक ऐसे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आर्की मोलस्क माना जाता है। लेकिन अभी तक मौजूद मोलस्क वर्ग जैसे कि कौन सा है, तो पेलेसीपोडा, गैस्ट्रोपोडा और सिफेलोपोडा के भीतर पहचाना या वर्गीकृत नहीं किया गया। आर्की मोलस्का के पास एक चपटा, द्विपक्षीय शरीर, टेंटेकल्स और आंखों के साथ एक अलग सिर, एक मांसल पैर, एक खोल के साथ एक आवरण, गलफड़े, एक रेडुला और एक क्या होता है, सरल तंत्रिका तंत्र था। याद रखेंगे, ये काल्पनिक मोलस्का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलिएट प्रोटोजोआ, निम्न में से कौन सा फ्लैजिलिएट प्रोटोजोआ नहीं है। कौन सा फ्लैजिलेट जो है प्रोटोजोआ नहीं है, तो यह है पैरामीशियम। जबकि युगलिना, ट्रिपैनोसोमा और लिस्मैनिया ये सभी के सभी फ्लैजिलिएट जो हैं प्रोटोजोआ हैं। तो पैरामीशियम एक
फ्लैजिलेट यानी कसाभिका युक्त प्रोटोजोवा नहीं है। यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया कसाभिका युक्त प्रोटोजोवा के उदाहरण है। कसाभिका युक्त प्रोटोजोवा वे होते हैं जिनमें एक या थोड़ी संख्या में लंबे चाबुक जैसे बाल होते हैं, जिन्हें कसाभिका कहा जाता है, जिनका उपयोग गति यानी लोकोमोशन के लिए किया जाता है। पैरामीशियम के शरीर के चारों तरफ पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ये भी सवाल कई बार आता है। इसे कहा जाता है सीलिया यानी पच्छाप कहा जाता है। इसकी सहायता से यह क्या करता है, पैरामीशियम गति करता है। नेक्स्ट है डाइप्ल्यूरुला लार्वा इज एसोसिएटेड विथ। तो डाइप्ल्यूरुला लार्वा का संबंध है। तो डाइप्ल्यूरुला लार्वा का संबंध जो है यह इकाइनोडर्म्स से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डाइप्ल्यूरुला इकाइनोडर्म्स का एक काल्पनिक लार्वा है। यह एक द्विपक्षीय सममित है रोमक लार्वा है, यानी द्विपक्षीय सममित रोमक लार्वा है। कौन सा, डाइप्ल्यूरुला। ठीक है, तो डाइप्ल्यूरुला जो है लार्वा वयस्क इकाइनोडर्म्स में विकसित होने के लिए कायापलट से गुजरता है। यह लार्वा जो है एल्यूथेरोजोअंस यानी सभी इकाइनोडर्म्स सिवाय क्रिनोइड्स में पाया जाता है। यह तारा मछली यानी स्टारफिश, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीड़ा आदि में पाया जाता है दोस्तों। तो जिन लोगों का जूलॉजी सब्जेक्ट है तो वो इस जो ये सब जो टर्म आ रहा है उसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटाड्रोमस। निम्न में से कौन समुद्राभिगामी है, ये बोल रहा है। यानी कौन सा कैटाड्रोमस है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए क्या दिया गया, समुद्राभिगामी कैटाड्रोमस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ईल। तो ईल जो है एक क्या है, कैटाड्रोमस मछली है। कैटाड्रोमस प्रजातियां वे हैं जो ताजे पानी में रहती है लेकिन अंडे देने के लिए समुद्र में चली जाती हैं। उदाहरण कौन कौन सा है, तो अमेरिकन ईल मछली आदि। नेक्स्ट है वेनस हर्ट इज फाउंड इन। तो सीरा हृदय पाया जाता है, तो यह पाया जाता है फिशेज यानी मत्स्य में पाया जाता है वेनस हर्ट। तो सीरा हृदय मछलियां में पाया जाता है। सीरा परक हृदय का एक प्रकार है जिसमें केवल CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। सीरा परक हृदय सिराओं से रक्त प्राप्त करते हैं और इसे ऑक्सीजनेशन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पंप करते हैं। नेक्स्ट है कि टेट्रापोड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। चतुष्पद जो है उद्गत हुए हैं, तो यह उद्गत हुआ है पैलियोजोइक ईरा में, यानी पैलियोजोइक महाकाल के दौरान जो है टेट्रापोड ओरिजिनेट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जहां रहेगा मैं डिस्कस कर दूंगा। फ्लैट एंड ब्रॉड बिग विथ लेटरल स्ट्रेनिंग डिवाइसेज इज फाउंड इन। चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरण के साथ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों डक यानी बत्तख में। तो चपटा एवं चौड़ा चोंच पार्श्व तनाव उपकरण के साथ बत्तख में पाया जाता है। इस प्रकार पक्षी, जलीय कीड़े और पौधों का शरीर करते हैं। जब वे भोजन निगलते हैं तो उनकी चोंच में आने वाले पानी चोंच में मौजूद छोटे छेद के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि एग लाइंग मैमल्स आर द नेटिव्स ऑफ। अंडे देने वाली स्तनधारी निवासी हैं, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियन रीजन की। अंडे देने वाली जो स्तनधारी कहाँ की निवासी है, तो ऑस्ट्रेलियन रीजन की। तो अंडे देने वाली स्तनधारी ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के निवासी है। अंडे देने वाले स्तनधारी आदिम स्तनधारी जो सरीसृपों की तरह अंडे देते हैं और मोनोट्रीम से संबंधित है। जैसे कौन कौन सा है, प्लेटिपस और एकिडना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यह स्तनधारी ऐसे स्तनधारी हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, अंडे देते हैं। नेक्स्ट है कि शिफ्ट टू द राइट ऑफ द O2 डिसोसिएशन कर्व इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन द CO2 पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड। CO2 के आंशिक दाब में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन कहलाता है, तो यह कहलाता है बोर इफेक्ट कहलाता है। तो CO2 के आंशिक दबाव में वृद्धि की प्रतिक्रिया में O2 विघटन वक्र का दाहिनी ओर विस्थापन बोर प्रभाव यानी बोर इफेक्ट कहलाता है। वक्र का दाहिनी ओर खिसकना इंगित करता है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लिए आकर्षण कम हो गया है। इस प्रकार याद रखना है कि ऑक्सीजन सक्रिय रूप से अनलोड होता है।
बाईं ओर का बदलाव ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की बढ़ती आत्मीयता और ऑक्सीजन छोड़ने के प्रति बढ़ी हुई अनिच्छा को क्या करता है, इंगित करता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सबसे अधिक आबादी किसकी है। तो याद रखना सबसे अधिक आबादी किसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी सवाल आप इसे ले सकते हैं। तो याद रखना सबसे अधिक आबादी है डिकम्पोजर की, यानी अपघटनकर्ता की। और डिकम्पोजर कौन कौन सा है, तो बैक्टीरिया और कवक है, यानी फंगी है। ये जो क्या करता है बैक्टीरिया और कवक, तो ये पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे वह पुनः अन्य जीवों को प्राप्त हो जाते हैं। अपघटनकर्ता खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद उत्पादक की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो ये क्रम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स, किसी भी जीव में जन्म से स्वाभाविक मृत्यु की अवधि दर्शाती है। तो जन्म से किसी भी जीव में जन्म से मृत्यु की अवधि जो क्या दर्शाता है किसी भी जीव में स्वाभाविक रूप से, तो यह दर्शाता है लाइफ स्पैन को, यानी जीवन अवधि को यह दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई इज, मे फ्लाई की जीवन अवधि है, तो इसका जीवन अवधि मात्र 1 दिन का होता है मे फ्लाई का। मे फ्लाई की जीवन अवधि 30 मिनट से 1 घंटा तक होती है। मादा मे फ्लाई लार्वा अवस्था के बाद 5 मिनट तक ही जीवित रहती है। जीवन काल एक जीव के जन्म और मृत्यु के बीच की क्या है, अवधि है ये। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा, तो ये याद रखना है कि एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है दोस्तों। सॉरी यहाँ गलत है, सॉरी मैंने क्या बता दिया यहाँ पर, 1 मिनट दोस्तों। कोशिका भित्ति जो है दोस्तों, मैंने कोशिका भित्ति केवल जो है ये प्लांट सेल में पाए, एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। सॉरी यहाँ पे लगा भी है, प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है। आइए देख लेते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह सख्त और लचीली यानी कभी कभी कठोर परत होती है, जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन, जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है। तो इसे सेडिमेंट्री रॉक्स में, मतलब जीवाश्म कहाँ पर देखने को मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में, आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी अवसादी चट्टान में। जीवाश्म आमतौर पर तलछटी चट्टानों यानी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये चट्टानें समय के साथ तलछट के संचय और सीमेंटेशन यानी परतीकरण से बनती है, जिससे ऐसी परतें बनती है जो कार्बनिक अवशेषों को संरक्षित यानी संरक्षित मतलब दफनाती है, संरक्षित करती है और उन्हें बचा के रखती है। आग्नेय चट्टानों के विपरीत जो पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होने और जमने से उत्पन्न होती है, और रूपांतरित चट्टानें जो गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तन से गुजरती है। तलछटी चट्टानें जीवाश्मीकरण के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो एयर पॉल्यूशन है यानी वायु प्रदूषण है। ठीक है, और कौन जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक वायुमंडल में एकत्र हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, वायु पृथ्वी की सतह से उछलकर आए सूर्य के प्रकाश और सौर विकिरण को क्या कर लेता है दोस्तों, अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, इजी सवाल है। विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो अपने अधिक गंभीर रूप से विटामिन ए की कमी कॉर्निया को बहुत सूखा बनाकर अंधापन में योगदान देता है, कॉर्निया को सूखा देता है। इस प्रकार रेटिना और कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है। विटामिन ए का स्रोत कौन कौन सा है, तो अनाज, फली, सब्जियां, यकृत, मांस, अंडे में पाया जाता है क्या, विटामिन ए। गैमेट इज फॉर्म ड्यूरिंग, युग्मक का निर्माण किसके दौरान होता है, तो इसका निर्माण जो होता है गैमिटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के दौरान आपको गैमेट देखने को मिलेगा। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान एक जनन कोशिका अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जो सीधे युग्मकों में विकसित होती है। इसलिए जानवरों में अर्धसूत्री विभाजन गैमेटोजेनेसिस का जो है एक अभिन्न अंग है। महिलाओं में अधिकांश युग्मक जनन भ्रूण के विकास के दौरान ही होता है।
वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, एक जीन एक इंजाइम परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? बीडल एंड टेटम के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था, एक जीन एक इंजाइम। तो एक जीन एक इंजाइम हाइपोथेसिस बीडल एवं टेटम द्वारा दिया गया। उन्होंने कवक न्यूरोस्पोरा क्रैसा के साथ अभूतपूर्व काम किया, जिसमें जीन और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए इंजाइमों का क्या होता है दोस्तों, सीधा संबंध के विषय पर बताया। आणविक जीव विज्ञान में बाद में एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना में बताया कि सभी जीन जो है उत्पाद एंजाइम नहीं है और कुछ जीन पूर्ण एंजाइम के बजाय प्रोटीन के कुछ हिस्से के लिए कोड कर सकते हैं। जैकोब और मोनोड ने एक मैसेंजर यानी mRNA के अस्तित्व का क्या किया दोस्तों, प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है कि नंदनकाना जो जू है इज नोन फॉर, नंदनकाना जो चिड़ियाघर है विख्यात है किसके लिए फेमस है? ये तो याद रखना व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है नंदनकाना जू। और नंदनकाना जू जो है कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर वहीं पर स्थित है। यह किसके लिए फेमस है? तो व्हाइट टाइगर के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना और 1979 में जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेलियम यानी वाजा में शामिल होने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना था यह नंदनकाना चिड़ियाघर, जिसमें लगभग 166 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सरीसृपों की 18 प्रजातियां, पक्षियों की जो है 81 प्रजातियां तथा स्तनधारियों की कितना 67 प्रजातियां इसमें क्या है दोस्तों शामिल थी। नेक्स्ट है कि द ओरिथिन साइकिल ऑफ फॉर यूरिया फॉर्मेशन ऑपरेट्स इन द, यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथिन चक्र परिचालित होता है। तो यूरिया निर्माण के लिए जो ऑर्निथिन चक्र परिचालित कहाँ से होता है? तो याद रखना है लीवर से यानी यकृत में। तो यूरिया निर्माण के लिए ऑर्निथिन चक्र यकृत में परिचालित है। यकृत कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया चक्र अतिरिक्त अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत यूरिया के रक्त प्रवाह में उत्सर्जित करता है और यहाँ से यह गुर्दे में प्रवाहित होता है और अंततः मूत्र में क्या हो जाता है? उत्सर्जित होता है। एस्टेरोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन एस्टेरॉयडोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन, एस्टेरॉयडोजेनेसिस होता है तो यह देखने को मिलता है लेडिक सेल में। क्या? एस्टेरॉयडोजेनेसिस। तो एस्टेरॉयडोजेनेसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल से एस्टेरॉयड उत्पन्न होते हैं और अनएस्टेरॉयड में बदल जाते हैं। एस्टेरॉयड जेनेसिस मुख्य रूप से लेडिक कोशिकाओं यानी लेडिक सेल में होता है, याद रखना है। वृषण में स्थित ये कोशिकाएं एक प्रमुख जो है पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखना है, पुरुष सेक्स हार्मोन का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? तो ये मेल हार्मोन है के उत्पादन और स्राव के लिए क्या होता है? यह जिम्मेदार होता है। और क्या है? सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु विकास में सहायक भूमिका निभाती हैं, जबकि जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है कि द सिम्टम ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज, हाशिया कोशिका अरक्तता का लक्षण है। तो याद रखना है इनएडिक्वेट हेल्दी आरबीसी यानी अपर्याप्त स्वस्थ लाल रुधिर कण, रिजिड एंड स्टिकी आरबीसी दृढ़ एवं लसलसा लाल रुधिर कण, सिकल सेप्ड आरबीसी हाशियाकार लाल रुधिर कण, ये सभी के सभी इसकी विशेषता है यानी लक्षण है किसका? सिम्टम्स है सिकल सेल एनीमिया का। यहाँ सब मैंने बता ही दिया। और यह रोग जो है मुख्य रूप से अफ्रीकी, भूमध्यसागरीय, मध्य पूर्वी या एशियाई भारतीय मूल के लोगों को प्रभावित करता है। यह जीन में परिवर्तन में मलेरिया के खिलाफ सुरक्षा के रूप में विकसित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। C12H22OH इज एप्लीकेबल टू, C12H22OH उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त है माल्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए और सुक्रोज के लिए, यानी सभी के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है C12H22OH, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, डाइसैकराइड वह शर्करा है जो तब बनती है जब दो मोनोसैकराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। मोनोसैकराइड की तरह
डाइसैकेराइड पानी में घुलनशील सरल शर्करा होता है। 3 समान उदाहरण क्या है इसका, तो सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ये कैसा है, तो ये डाइसैकेराइड है। तो ये भी कभी कभी सवाल पूछता है, और ट्री में तो पूछा भी है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बारे में। नेक्स्ट एंजाइम्स आर, प्रकीनवन है, तो प्रकीनवन क्या है, तो बायोकैटलिस्ट है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, एंजाइम्स है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज। तो एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक है, औस्तर विशिष्ट है यानी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है और प्रोटीन अणु होते हैं। कौन, एंजाइम। एंजाइम एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसे आमतौर पर जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। जीवित जीवों में मौजूद एंजाइम शरीर के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया की दर को क्या कर देता है, इंक्रीज यानी बढ़ा देता है। फिजियोलॉजिकली इंक्लूड सेल डेथ इज, शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका मृत्यु है। तो ये क्या है, तो नार्कोसिस है यानी अतिक्षय है, हेमियोलाइसिस है यानी रक्त लयन है, और ऑस्मोसिस यानी परासरण है, ओपोप्टोसिस यानी कार्यक्रम कोशिका मृत्यु होती है। ये कौन सा है, तो यह हो जाएगा डी है। तो याद रखना है कि ये जो प्रेरित कोशिका मृत्यु क्या है शारीरिक रूप से, तो यह है एपोप्टोसिस है ये। तो शारीरिक रूप से प्रेरित कोशिका सेल यानी इंड्यूस्ड सेल डेथ प्रक्रिया कोशिका मृत्यु यानी एपोप्टोसिस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। एपोप्टोसिस जो है एक विनियमित और नियंत्रित प्रक्रिया है जो उत्तक होम्योस्टैसिस को बनाए रखने और क्षतिग्रस्त या अनावश्यक कोशिकाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक है। इसमें बिना सूजन पैदा किए एपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु शामिल है। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कौन सा है। कल भी हम लोगों ने देखा था सबसे उच्चतम कोटि कौन सा है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कौन है कैटेगरी का, तो वह है किंगडम है यानी गणराज्य है। तो वर्गीकरण की उच्चतम जो कोटि है यानी हाईएस्ट जो कैटेगरी है वह कौन सा है, तो वह है किंगडम। जबकि सबसे छोटी भी कल हम लोगों ने देखा था, क्या था, स्पेसिस था। बॉटनी में ही देखा था, उसमें भी आया था ये सवाल। बॉटनी का जब हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आया था कि न्यूनतम कोटि कौन सा है, तो उसमें था स्पेसिस था, जाति था। यहाँ हाईएस्ट पूछा गया तो क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। तो आप बॉटनी का भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सडन इनहेरिटेबल जेनेटिक चेंज इन, अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन है, तो यह है म्यूटेशन। यह क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन। तो अचानक वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन क्या है, तो एक अचानक अंतर्निहित परिवर्तन है जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार जोड़े के अनुक्रम में होता है। ये जो होता है क्या होता है, आइए देखते हैं। ये उत्परिवर्तन जीव के लिए लाभकारी, हानिकारक या तटस्थ यानी न्यूट्रल हो सकते हैं। उत्परिवर्तन की खोज किसने किया था, ये सवाल याद रखना है। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा म्यूटेशन की खोज किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट की द स्पेसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज, जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखना है एलोपैट्रिक स्पेसीज यानी विस्थानिक जाति ये कहलाते हैं। तो जाति जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हुए कहलाता है विस्थानिक जाति यानी एलोपैट्रिक स्पेसीज ये कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मिनमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनमाता रोग होता है तो यह किसके कारण होता है, मर्क्यूरी यानी पारा से होता है मिनीमाता रोग। और पहली बार जो है 1968 में जापान में मिनीमाटा खाड़ी के पास रिपोर्ट की गई थी, जब पारा ऑक्साइड को एक रासायनिक संयंत्र से खाड़ी के पानी में छोड़ा जा रहा था तब। और ये जो है याद रखना है तंत्रिका संबंधी विकार है जो मिथाइल मरकरी के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस इज मेड अप, वायरस बना होता है किससे, तो वायरस जो बना होता है प्रोटीन एंड डीएनए या आरएनए, ये सबसे मिलकर बना होता है क्या, विषाणु यानी वायरस। तो विषाणु जो है प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए के बने होते हैं। विषाणु सरल होते हैं और 3 संरचनात्मक तत्वों से बने होते हैं, एक जीनोम, दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है जो डीएनए यानी मनुष्यों की तरह, या आरएनए हो सकता है। आरएनए डीएनए के समान होता है, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो जीन बनाते हैं। और प्रोटीन में क्या होता है, तो अनुवादित होते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है कि ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो यह कौन सा है, तो राइबोसोम। इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है दोस्तों राइबोसोम में, ठीक है। तो राइबोसोम कोशिकांग बिना कोशिका झिल्ली का होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में दोहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मोस्ट वीवीआई ये फैक्ट्स हैं। ये भी सवाल ट्री में आया हुआ कि किसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है, तो याद रखना दोहरी झिल्ली पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ भी क्या होता है, मौजूद होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। राइबोसोम में जो होता है सेल मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलता है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक थे। और भारत में कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन, यहाँ पर लिखा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है, तो यह जाना जाता है जातिवृत्ति यानी फाइलोजेनी, यह कहलाता है विकासवाद इतिहास किसी जीव का। तो किसी जीव के विकासवाद इतिहास जातिवृत्ति के नाम से यानी फाइलोजेनी के नाम से जाना जाता है। जातिवृत्ति किसी जीव के विकासवादी इतिहास का मानचित्रण करने में मदद करता है। ये संबंध फाइलोजेनेटिक अनुमान विधियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो डीएनए अनुक्रम, प्रोटीन आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी व एमिनो अम्ल जैसे देखे गए वंशानुगत लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है कि द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण है, किसका है न्यूरोजेनिक हृदय, याद रखना है लोअर इनवर्टिब्रेट यानी निम्न कशेरुकी का यह जो है एक लक्षण है, आप कह सकते हैं विशेषता है न्यूरोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक हृदय ये हम लोगों ने देख लिया। और एक जो न्यूरोजेनिक हृदय है इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा, तो एनिलिड्स हो गया, ऑर्थोपोड जैसे निचले अकशेरुकी जीवों में क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय, स्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण होता है, तो यह देखने को आपको मिलेगा डायफ्राम में यानी मध्यपट में, और कोस्टल मसल्स में आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो स्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण जो होता है डायफ्राम यानी मध्यपट एवं कोस्टल मसल्स द्वारा होता है। स्तनधारियों में फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन इनहेलेशन के माध्यम से होता है। और उसके बाद देखें हम लोग तो सांस लेने के दौरान हवा नाक के ठीक अंदर स्थित नासिका गुहा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जैसे ही हवा नासिका गुहा से गुजरती है हवा शरीर के तापमान तक गर्म और आर्द्र हो जाती है। नेक्स्ट है कि कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है, तो यह पाया जाता है सुप्रा एस्केपुला में। तो सुप्रा एस्केपुला में यह पाया जाता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो कैल्सीभूत उपास्थि सुप्रा एस्केपुला में पाई जाती है। सुप्रा एस्केपुला तंत्रिका ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपरी ट्रंक की पार्श्व शाखा है। यह एक मिश्रित तंत्रिका तंत्र है जिसका अर्थ है कि यह सुप्रा एस्केपुलर क्षेत्र के लिए संवेदी और मोटर आपूर्ति दोनों प्रदान करती है। मेढक के प्यूबिस और सुप्रा एस्केपुला में कैल्सिफाइड कार्टिलेज मौजूद है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इंडियन कार्प इज, भारतीय कार्प है, तो भारतीय कार्प कौन सा है, तो यह है रोहू है, रोहू जो मछली आप खाते हैं। आमतौर पर भारतीय कार्प्स यानी इंडियन कार्प की किस्में कौन कौन सा है, तो रोहू, इसका नाम है लेबियोरोहिता, मृगाल यानी सिडहिंस मृगाला, और कतला, रोहू कतला का तो आप नाम सुने ही हो, फेमस है। तथा इन्हें सामूहिक रूप से भारतीय मेजर कार्प कहा जाता है जो जल निकाय के विभिन्न हिस्सों पर निर्भर करते हैं। रोहू मछली अत्यधिक पौष्टिक होती है। यह प्रोटीन से भरपूर, कैलोरी में मध्यम, वसा में कम होता है दोस्तों। यह मस्तिष्क कार्य, हृदय स्वास्थ्य तथा समग्र कल्याण को क्या करता है, मछली बढ़ावा देता है, इसलिए रोहू मछली को खाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस अकर्स इन, ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो यह होता है अपर लेयर यानी बाहरी सतह में होता है ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कि CFC स्टैंड फॉर, CFC क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC, याद रखेंगे। इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी आपने इसके बारे में डिस्कशन सुना होगा। नेक्स्ट है कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, मनुष्य में निषेचन होता है, इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी डिम वाही नली में होता है फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मनुष्य में निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन डिम वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है, जो अंडाशय को गर्भाशय यानी यूटेरस से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। ये अंडाशय को किससे जोड़ता है, ये गर्भाशय से जोड़ता है। कौन, फैलोपियन ट्यूब। जब एक शुक्राणु शुक्राणु कोशिका डिम वाहिनी नली में एक अंडाणु कोशिका से सफलतापूर्वक मिलती है तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यह कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नव निषेचित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं हम लोग। अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, जन्म दर रोकने की विधि क्या कहलाती है, या इसे क्या कहा जाता है जन्म दर रोकने की विधि को, तो यह कहलाता है IUDS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे IUDS का। उदाहरण पुरुष और महिला कॉन्डम, ग्रीवा टोपी यानी सर्वाइकल कैप, गर्भ निरोधक स्पंज यानी कॉन्ट्रासेप्टिक स्पंज, साथ ही साथ डायफ्राम शामिल है। लघुकालिक हार्मोनल तरीके के उदाहरणों में जन्म नियंत्रण गोलियां, गर्भ निरोधक इंजेक्शन यानी डेपो प्रोवेशन, योनी रिंग यानी नुवा रिंग आदि शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट है कि द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है, तो याद रखना है फेरिक आयन के कारण इनका जो रंग होता है वो लाल होता है आरबीसी का। तो लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल फेरिक आयन के कारण होता है। फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, तो ये होता है फेरिक आयन के कारण। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन जो है मिल्क में नहीं पाया जाता है, तो याद रखना है विटामिन जो C होता है वो मिल्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि A, B और D ये सभी के सभी विटामिन दूध में आपको देखने को जरूर मिलेगा। C किस में होता है, तो नींबू खट्टे फलों में जो होता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, ये सब में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट है एस्कैरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, एस्कैरिस सामान्यतः पाया जाता है, तो यह पाया जाता है एस्कैरिस चिल्ड्रन में यानी बच्चों में। तो एस्कैरिस सामान्यतः बच्चों की छोटी आंत में पाया जाता है। बच्चों को एस्कैरियासिस होने की अधिक संभावना होती है क्योंकि वे अपने प्रदूषित भोजन व मिट्टी डालते हैं और जिसमें गंदगी शामिल है, और अक्सर वयस्कों की तुलना में खराब स्वच्छता की आदतें उनमें होती हैं बच्चों को। नेक्स्ट है कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, कॉमन ही सवाल है, तो याद रखना सबसे बड़ा जो बड़ा जो इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है, तो मरीन इकोसिस्टम है यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी की सतह का ये सभी को मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह किसके लिए वन्य जीवों का किसका किसका घर है ये, तो बाघ का, हाथी का, तेंदुआ का, स्लॉथ भालू, स्लॉथ बियर का नाम आपने सुना होगा, तथा पक्षियों की 450 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर हैं देखने को। और यह जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिलों तक लगभग 1284 वर्ग किलोमीटर तक क्या है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फैला है। मैन्योर इज, खाद एक प्रकार का है, क्या है ये, तो याद रखना है यह जो है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यानी कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। एंड क्या है ये, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधों एवं जंतुओं के विघटन से इसे प्राप्त किया जाता है मैन्योर यानी खाद को। राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन लिविंग बींग आर गिवेन बाय, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो यह लाइमार्क के दिया गया सिद्धांत है एक्वायर्ड कैरेक्टर का। थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था, तो यह दिया था लाइमार्क ने। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है अनुकूलन सिद्धांत भी यह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या होती है 22।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ह्यूमन स्कल में कितना हड्डी होता है? 22 होता है। तो मानव मस्तिष्क में 22 हड्डियां होती है जो कपाल यानी क्रेनियल स्यूचर्स के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। खोपड़ी आंतरिक संरचना सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और कक्षाओं की रक्षा के लिए विकास के माध्यम से कठोर और विलीन हो जाएगी। खोपड़ी का कार्य संरचनात्मक रूप से सहायता करना और सुरक्षा दोनों है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल इज ग्लाइकोसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक कौन है? तो ग्लाइकोलिसी को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्मध्य यौगिक कौन सा है? तो यह है एसिटल कोए एंजाइम, याद रखना है। कौन सा है? तो एसिटल कोए है। एसिटल कोए क्या है? तो एक अणु है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड चयापचय में कई जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। इसका मुख्य कार्य जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकृत होने के लिए एसिटल समूह को सिट्रिक चक्र, जिसे क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र के भी नाम से जानते हैं, तक क्या करना है दोस्तों? पहुंचाना है। Which of the following is responsible for inhibition in enzymatic reaction? एंजाइमेटिक अभिक्रिया में समदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? इंड प्रोडक्ट यानी अंत्य उत्पाद। फीडबैक के दौरान एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं को समंदन करने के लिए जिम्मेदार कारक आमतौर पर अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद एंजाइम पर एक एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाता है जो सक्रिय साइट के आकार और गतिविधि को बदल देता है। यह प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की एंजाइम की क्षमता को कम या बंद कर देता है और अंतिम उत्पाद के आगे उत्पादन को क्या कर देता है दोस्तों? सीमित कर देता है। पेसमेकर इज क्या है? तो पेसमेकर जो है एसे नोड है, याद रखना है। साइनो एट्रियल नोड इसे कहा जाता है, एसे नोड को। तो एक विद्युत संकेत उत्पन्न यह करता है जो ऊपरी हृदय कक्ष यानी एरिट्रिया को अनुबंधित करने का कारण बनता है। फिर संकेत एवी यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से होकर नीचे जो होता है हृदय कक्षा यानी वेंट्रिकल तक जाता है, जिससे वे सिकुड़ जाता है या पंप हो जाता है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज इज ड्यू टू, डायबिटीज होता है तो हार्मोन डिफिशियंसी डिजीज है डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है, याद रखना है। और ये कब होता है? जब अग्नाशय जो है इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंसुलिन इज, देखिए पूछा गया इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। और एक तरह का इंसुलिन क्या है? हार्मोन भी है। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक पेप्टाइन हार्मोन है जो लैंगरहैंस के अग्नाशयी दीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किस सेल से ये निकलता है? तो याद रखना है बीटा सेल से ये निकलता है। और सेलुलर ग्लूकोज तेज यानी अपटेक बनाए रखता है तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के यानी वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसके माइटोजेनिक प्रभाव के माध्यम से कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा मिलता है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, तो यह होता है एलएच में। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन के बहुमत का उत्पादन करता है का गठन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि यानी ग्लैंड्स द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पादन में वृद्धि से शुरू होता है। महिलाओं में एलएच अंडाशय से एस्टेरॉइड रिलीज ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन स्राव करता है। इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शंस आर, ओपेरॉन अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। यह काम करता है किसमें? रिप्रेसर में काम करता है, रेगुलेटर में काम करता है और इन
इनहिबिटर में यह काम करता है, यानी दमनकर, नियामक और समंदक में यह क्या करता है दोस्तों, सदम्मक में यह क्या करता है दोस्तों, यह काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑपरेशन मॉडल में नियामक जीन एक दमनकारी, नियामक और समदमक के रूप में कार्य करता है। यह दमनकारी प्रोटीन का उत्पादन करता है जो ऑपरेटर से जुड़ जाता है और इसे इस प्रकार संरचनात्मक जीन के प्रतिलेखन को रोकता है। यह एक नियामक के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि यह एक संरचनात्मक जीन प्रतिलेखन का मार्गदर्शन करता है। नियामक जीन उत्पाद एक अवरोधक है जो ओपेरॉन मॉडल को बंद रखता है। ओपेरॉन का विनियमन एक परिष्कृत तंत्र है जो जीवों को पर्यावरणीय उतार चढ़ाव के जवाब में जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इफ द डीएनए कोडॉन्स आर एटीजी 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 एंड अ साइटोसिन बेस इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इसका रिजल्ट होगा CAT, GAT, GAT और G, ये इसका रिजल्ट होगा दोस्तों। द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है राइबोसोम में, याद रखेंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। राइबोसोम एक एमिनो अम्ल अनुक्रम में mRNA प्रसारित आनुवांशिक कोड का अनुवाद करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम पेप्टाइड संश्लेषण की दीक्षा, बढ़ाव और समाप्ति को पूरा करने के लिए सेलुलर गॉन यानी एक्सेसर प्रोटीन, घुलनशील स्थानांतरण RNA यानी सोल्यूबल RNA और उपापचय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से। इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉमन भी सवाल है, याद रखेंगे। क्रिस्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने देखा होगा तो ये ऐसे ऐसे जो बना रहता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्रिस्टी, उंगली नुमा जो संरचना होता है। तो क्रिस्टी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में एक फोल्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगक यानी ऑर्गेनेल्स है। क्रिस्टी का प्रमुख कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की सतह क्षेत्र को इसका बढ़ाना कार्य है क्रिस्टी का। म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय, उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण किया था, किसने किया था, सभी को मालूम होगा, ह्यूगो ड्यू ब्रिज के द्वारा किया गया था 1901 में। और ये जो है इवनिंज प्रीमरेज पर अपने प्रयोग में अचानक उभरे प्रतीत होने वाले नए रूपों को उत्परिवर्तन नाम दिया इन्होंने, ह्यूगो ड्यू ब्रिज ने। नेक्स्ट है विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन, अजगर का अवशेषी अंग है, तो यह कौन सा है, तो हिंड लिम्ब है, यानी पश्चपाद जो है वह अजगर का क्या है, अवशेषी अंग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर स्टेटेड बाय, भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया था, तो यह दिया गया था वॉन बेयर के द्वारा। कौन सा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। और इन्हें जो है याद रखना है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, किनको, वॉन बेयर को। नेक्स्ट है कि काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर, काई स्क्वायर परिरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है, तो गुडनेस ऑफ फिट यानी गुडनेस ऑफ फिट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं डिस्कस कर दूंगा। कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर्स इन, पूर्ण जो है पूर्ण कोरकी विदलन होता है। तो हिंदी नाम आपको याद नहीं रखना, जूलॉजी हो चाहे बॉटनी, आपको इंग्लिश नाम ही कोशिश कीजिए याद करने के लिए। आप देख लीजिए इसका ट्रांसलेशन कितना खतरनाक है। राइट आंसर हो जाएगा मेसो लेसीथल एग, यानी मेसोलेसीथल अंडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पूर्ण होलोब्लास्टिक विदलन जो होता है आइसोलेसीथल और मेसोलेसीथल में पाया जाता है। मेसोलेसीथल में रेडियल विदलन होता है और इसके अंतर्गत उभयचर आते हैं। आइसोलेसीथल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो याद रखना इकाइनोडर्म्स आता है, एनिलिड्स आता है, जैसे जोंक हो गया तो ये किस फाइलम के अंतर्गत आता है, तो एनिलिड्स के अंतर्गत।
ट्यूनिकेट हो गया तथा स्तनधारी इसके अंतर्गत आता है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सबस्टांस प्रोडक्ट फ्रॉम। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ जिसे निर्माण होता है, तो इसे निर्माण होता है मेच्योर्ड एग का यानी विकसित अंडा का। तो फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण विकसित अंडा करता है। यह जो है म्यूका पॉलीसेकेराइड या ग्लाइकोप्रोटीन है जो निषेचन के लिए शुक्राणुओं को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डेवलप्स द हेयर इन मैमल्स। स्तनी में लाल यानी लाल रोए को कौन उत्पन्न करता है, सॉरी बाल यानी रोए को उत्पन्न कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो कौन उत्पन्न करता है, तो स्टर्नम जर्मिनेटिवम। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है यह क्या डेवलप करता है दोस्तों, स्तनियों में बाल को उत्पन्न करता है। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम स्तनी में बाल यानी रोए को उत्पन्न करता है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को स्ट्रेटम बेसल्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एपिडर्मिस की सबसे निचली परत है जहां कीरेटिनोसाइट कोशिकाएं उत्पन्न होती है। याद रखना है कौन सा कोशिका, तो कीरेटिनोसाइट सेल्स। ये कोशिका कीरेटिन के निर्माण में मदद करती है, जो बालों के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। बंडल्स ऑफ हिज फाउंड इन। तो हिस बंडल पाया जाता है, तो हिस बंडल पाया जाता है कहाँ पर, हृदय में पाया जाता है। तो हिस जो बंडल है एबी नोड तथा सेप्टल क्रेस्ट की बाएं और दाएं बंडल शाखाओं को जोड़ने वाला एक क्या है दोस्तों, लंबा खंड है, एक है यहाँ पर। यह एक वयस्क हृदय में लगभग 1.8 सेंटीमीटर होता है और मुख्य रूप से घने संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के भीतर गहराई में स्थित होता है। फ्लाइंग फॉक्स इज अ, फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो फ्लाइंग फॉक्स एक जो है चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, चमगादड़ का नाम है। टेरोपस वर्ग चीरोप्टेरा की एक प्रजाति जो दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों में से एक है। इन्हें फ्रूट बैट के रूप में भी जाना जाता है। वे दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा भारतीय तथा प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री द्वीपों में रहते हैं। इसकी लगभग जो है 265 प्रजातियां पाई जाती हैं। कोर्टशिप इज स्टिकल बैक वाज रिपोर्टेड बाय। स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया, तो यह दर्शाया गया है दोस्तों स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा, तो टीन बर्जेन के द्वारा दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम ट्रांसपोर्ट। यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकीर्णन प्रतिरोपण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है, तो यह जिम्मेदार है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके लिए याद रखना है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और एंजाइम ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण और जिम्मेदार है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यूकैरियोटिक अंग है यानी ऑर्गेनल्स है, प्रोकैरियोटिक नहीं है, जिसमें कोशिकाओं के भीतर नलिकाएं यानी ट्यूबल्स, पुटिकाएं यानी वेसल्स एंड सिस्टर्नी का एक नेटवर्क होता है। यह प्रोटीन या एंजाइम प्रोटीन अणु होते हैं जो प्रतिक्रियाओं की दर को तेज करते हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को कंकाल सहयोग यानी स्केलेटल सपोर्ट भी प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड अभी हम लोगों ने देख रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रियोसाइट्स। रक्ताणु की परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है, तो याद रखना है विटामिन B12 का होना आवश्यक है। किसके लिए, म्यूचुरेशन ऑफ एरिथ्रियोसाइट के लिए विटामिन B12। तो एरिथ्रियोसाइट की परिपक्वता के लिए विटामिन B12 का होना आवश्यक है, याद रख सकते हैं। एरिथ्रोपोएसिस की प्रक्रिया अस्थि मज्जा में होती है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, जहां आरबीसी परिपक्व होती है। एरिथ्रियोपोएसिस विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल के द्वारा की जाती है। यह परिपक्व आरबीसी का उत्पादन करने के लिए संयोजन में काम करता है। नेक्स्ट है कि द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल का कार्यात्मक कार्य समूह कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो एमिनो एसिड का जो है
कार्यात्मक कौन सा है दोस्तों? कार्य समूह तो यह है बोथ ए एंड बी, यानी COOH और NH2 है यह, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोजेलिक अम्ल जिसे कहते हैं, और अमीनो तो आप जानते हैं NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर की, लिपिड द सर्व्स एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस फाउंड, वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अराउंड नर्वस टिश्यू में, यानी तंत्रिका उत्तर के समीप यह पाया जाता है। तो वसा जो बिजली बदलाव यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए रोधी जैसा कार्य करता है, तंत्रिका उत्तक के समीप पाया जाता है। लिपिड शरीर व भोजन दोनों में कार्य करता है। शरीर के भीतर लिपिड एक ऊर्जा आरक्षित यानी एनर्जी रिजर्व के रूप में कार्य करता है और हार्मोन को विनियमित यानी रेगुलेट करते हैं। ये कभी स्टेटमेंट बाय सवाल पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड का कार्य है? तंत्रिका आवेगों जैसे नर्व इंपल्स कुशन महत्वपूर्ण अंगों को प्रसारित करते हैं तथा वसा में घुलनशील पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। टेम्परेचर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ एनिमल विच आर, पर्यावरण में तापमान बदलाव से बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है, जो क्या है? तो असमतापी है। समतापी को प्रभाव नहीं पड़ेगा, असमतापी को प्रभाव पड़ेगा। तो असमतापी ठंडे रक्त वाले जानवर है जो निरंतर शरीर के तापमान को बनाए रख नहीं सकते हैं और इसलिए पर्यावरण में तापमान परिवर्तन यानी टेम्परेचर चेंज से प्रभावित होते हैं। जैसे कौन कौन सा? जैसे सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, ये सब हो गया। इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा होता है? तो यह होता है शाकाहारी यानी हर्बीवोरस होता है। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ब्रायोफाइट्स फ्रॉम ग्रीन मैट ऑन, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है। तो याद रखना ऑल ऑफ दीज, यानी डैम सॉइल में, रॉक सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री में, यानी गीली मिट्टी द्वारा, चट्टानी इलाकों पर और पेड़ों के छाल पर लाल जाल आपको देखने को मिलेगा ब्रायोफाइट के गीली मिट्टी पर, पेड़ों के छालों पर और चट्टानी इलाकों में। तो वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल यानी ग्रीन मैट, गीली मिट्टी, चट्टानी इलाकों और पेड़ों की छाल पर निर्माण करता है। ब्रायोफाइट्स नम और छायादार स्थानों में घने रूप से बढ़ते हैं। अधिकांश प्रजातियां स्थानीय है, लेकिन कुछ प्रजातियां ताजे पानी में जो है दोस्तों विकसित होती हैं, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियो कार्पेस नेटेंस, रियला आदि। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट्स अनलाइक केमिकल कंट्रोल इज, कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा क्या है? याद रखना है यह स्वनियंत्रित है यानी सेल्फ परपीचुएटिंग है। ठीक है, तो यह क्या? सेल्फ परपेचुएटिंग है। कौन सा? तो कृषक पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट ही सवाल है। आज के डिस्कशन का लास्ट सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज फेरोसियस इन नेचर, निम्न में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है? किसका स्वभाव खूंखार है? तो शेर का और घड़ियाल, इन दोनों का स्वभाव क्या है? खूंखारी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 26 फरवरी 2020 को बिहार स्टेट का जो पेपर हुआ था, पेपर 2, और उसमें जो जूलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।